गुड डे एवरीवन। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए और बीए बीएड प्रथम वर्ष, जिसमें हम हमारी पिछली कक्षा कौटिल्य में कौटिल्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कौटिल्य कौटिल्य का जीवन परिचय, जिसे शासन कला और तथा कूटनीति का महान प्रतिपादक कहा जाता है, और उसके साथ ही हमने कौटिल्य का प्रमुख ग्रंथ या प्रमुख कृति या प्रमुख रचना, जिसका नाम था अर्थशास्त्र, उसके बारे में हमने चर्चा की। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो क्या था? राजनीति पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। क्या था? राजनीति पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। इस पे हमने चर्चा की। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था वो किस में था? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था, जो लिखा गया ग्रंथ था, उसको कितने भागों में बांटा? 15 भागों में। कितने भागों में बांटा? 15 भागों में। और उस 15 भागों की हमने पिछली कक्षा में चर्चा की। और इसके आगे हम जो बात कर रहे हैं कौटिल्य की धारणा की, कौटिल्य की क्या क्या धारणा है उसके बारे में, या कौटिल्य ने अपनी राजनीति क्या क्या विचार दिए, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौटिल्य की धारणा का अर्थ क्या है कि कौटिल्य की क्या क्या भारतीय समाज को या को अपने क्या विचारों के बारे में बताया या अवगत कराया है। कौटिल्य की धारणा में सबसे पहले हम आते हैं राज्य की उत्पत्ति पे। किस पे? राज्य की उत्पत्ति पे, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में देखते हैं। यद्यपि अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के किसी सिद्धांत की विधिवत विवेचना नहीं की गई, किंतु यत्र तत्र विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है। कौटिल्य राज्य का मूल एक संविदा में देखता है। होब्स के समान उसका विश्वास था आदिम काल में, जबकि राज्य नहीं था, मानव जीवन घोर कलह और संघर्ष से ग्रस्त था। सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था विद्यमान थी और मत्स्य न्याय का बोलबाला था। अब जो शब्द आया है इसमें, मत्स्य न्याय, क्या शब्द आया है? मत्स्य न्याय, है ना। तो मत्स्य न्याय क्या है? ये मत्स्य न्याय शब्द आया। तो मत्स्य न्याय क्या है? कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। क्या है मत्स्य न्याय का मतलब? बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली का शिकार कर दिया जाता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली है वो निम्न व्यक्ति पर हिंसा या अन्य किसी तरह से उसका हनन करेगा। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों पर मनमाने अत्याचार करते थे और नग्न हिंसा वृत्ति का अखंड साम्राज्य था। इस यातनामय जीवन से मुक्त होने के लिए मनुष्यों ने विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा बताया। जैसा कि मैंने मनु के बारे में पूरा बता दिया कि मनु के पुत्र कौन हुए, उसके वंशज के बारे में हमने पूरा पिछले चैप्टर में उसमें अध्ययन किया। उन्होंने उत्पन्न हुए अन्न का 6वां भाग, व्यापार द्वारा प्राप्त धन का 10वां भाग और स्वर्ण का कुछ भाग कर के रूप में राजा को नियत किया जाए। मनु ने भी बताया था कि कर टैक्स कैसे लिया जाना चाहिए। तो पिछली जो हमने कक्षा पढ़ी क्लब में, पिछली जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मनु के बारे में पूछ पढ़ा कि मनु क्या कह रहा है कि राजा को बिल्कुल एक निम्न मात्रा में कर टैक्स का को लेना चाहिए। जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिए उस समय, जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी। जो क्या करता है? रक्त का सेवन। मधुमक्खी क्या करती है? शहद का सेवन। और जो बछड़ा होता है क्या करता है? दूध का सेवन। जिस प्रकार थोड़ा थोड़ा लेकर ये लोग सेवन करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। अगर राजा अधिक कर लेगा तो वो उसका खुद का और राज्य का विनाश या राज्य को नष्ट कर देगा। मनुष्य ने राजा की आज्ञाओं के पालन की प्रतिज्ञा की और बदले में राजा को अपने प्रजाजन के जनधन की रक्षा का वचन दिया। तो मनुष्य ने राजा को की आज्ञा का पालन किया और उससे कर दिया, और राजा ने भी क्या किया कि प्रजा पालन का वचन दिया कि मैं प्रजा का कल्याण करूंगा, प्रजा की रक्षा करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में क्या कहता है कि अर्थशास्त्र में कहीं कहीं
कौटिल्य राजा के ईश्वरीय अंश का उल्लेख करता है। ठीक है, कि ईश्वर ने ही राज्य की उत्पत्ति की है। अंश का उल्लेख करते हुए राज्य के देवी सिद्धांत का भी वर्णन करता है और ये भूल जाता है कि इन दोनों सिद्धांतों में कोई संगति बैठ ही नहीं सकती। उसकी विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मूल विश्वास तो संविदा सिद्धांत में ही है और वे राज्य के दैविक मूल की चर्चा तो केवल सर्वसाधारण में राज्य के प्रति संवेद प्रतिभावना को दृढ़ करने और राजा के शासन कार्य के प्रति धार्मिक भाव उत्पन्न करने के लिए ही करता है। तो कहीं कहीं कौटिल्य भी क्या है, देवी सिद्धांत का वर्णन करता है कि देवी या ईश्वरी द्वारा राज्य की रचना की गई है। अब इसकी जो मेन पॉइंट है, आप लास्ट जो लाइन है उसे अंडरलाइन कर ले आप लोग। ये जो लाइन है उन्हें नोट कर ले कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में वो कौटिल्य क्या तर्क दे रहा है। उसके अनुसार जो लास्ट लाइन मैंने ब्रैकेट के अंदर बताई है कि उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ने एक व्यक्ति को राजा इसलिए चुना कि वे धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति और उपभोग में उनकी सहायता करें। यदि राजा इस कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहता है तो प्रजा का अधिकार है वे उसे पदच्युत कर अन्य किसी राजा को राजा के पद पर नियुक्त कर दे। इस प्रकार कौटिल्य की संविदा धारणा अधिक तार्किक, पूर्ण और अपेक्षाकृत निर्दोष है। तो देवी सिद्धांत के अंदर राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजा के द्वारा। ठीक है ना। और राजा क्या है, राजा को ईश्वर माना है, राजा को देवी शक्ति का माना कि प्रजा एक व्यक्ति को राजा बनाए। राजा बनने से क्या है कि जो प्रजा है उसके जो नियम बनाए गए नियम उसका पालन करेगी, बदले में राजा उनकी रक्षा करेगा, है ना। और यही कह रहा है कि व्यक्ति ने राजा इसलिए चुना है, ये लाइन जो कि वे अपने धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति का उपयोग कर उनकी सहायता करें। यदि राजा उनकी कर्तव्य पालन में असमर्थ रहता है, अगर समर्थ नहीं रहता है तो वे राजा भी बदल सकते हैं। इस तरह से राज्य और राजा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है सप्तांग सिद्धांत। क्या है, सप्तांग सिद्धांत। नोट करें कि सप्तांग सिद्धांत के बारे में हमने पिछले अध्याय जिसमें मनु का सप्तांग सिद्धांत था उसमें हमने चर्चा की, वो पॉइंट वापस आपको मिलेंगे। ठीक है, और वो पॉइंट मैं आपको वापस इसमें बता देता हूँ, उन्हें आप अंडरलाइन कर लें या वापस लिख लें। सेम में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग इन पर। ठीक है ना, कि जो सप्तांग सिद्धांत है मनु ने भी स्वामी को राजा बताया। ठीक है, स्वामी कहे चाहे राजा कहे एक बात है। दूसरा जो पॉइंट बताया अमात्य का अर्थ क्या होता है, अमात्य कहे चाहे मंत्री कहे एक ही बात है। जनपद मतलब राज्य या प्रदेश। दुर्ग का मतलब पूर्व, उसने पूर्व बताया, उसने दुर्ग बताया। कोश का मतलब कोश ही है। दंड और मित्र मतलब 3 पॉइंट तो सेम है। और जो पहला पॉइंट है स्वामी, उसे मनु ने क्या कहा, राजा कहे चाहे स्वामी कहे एक ही बात है। दूसरा जो सप्तांग सिद्धांत में दूसरा अंग बताया अमात्य कहे चाहे मंत्री कहे एक ही बात है। तीसरा जो पॉइंट बताया जनपद या राज्य या प्रदेश एक ही बात है। दुर्ग को उसने पुर कहा है, फोर्ट, किला, परकोटा, है ना, एक ही बात है। कोष, दंड और मित्र ये हो गए राजा के सप्तांग सिद्धांत। और इसमें जो अलग एक नई चीज बताई है वो उसे आप नोट कर लें कि ये जो चीज है ना कि शरीर के जो 7 अंग हैं उसकी तुलना राज्य के सप्तांग सिद्धांत से की है ना। किसने, कौटिल्य ने। ये चीज थोड़ी अलग है तो उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें कि शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों की मानव शरीर से तुलना करते हुए कहा है कि इस शरीर रूपी राज्य में राज्य मुर्दा मतलब सिर, राजा क्या है, सिर के समान। अमात्य मतलब मंत्री क्या है, आंखें। ध्यान करना, वापस मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं। राजा क्या है, सिर, शरीर के भागों से तुलना की है। राजा क्या है, सिर। अमात्य मतलब मंत्री, अमात्य क्या है, मंत्री मतलब मंत्री कहें चाहे अमात्य कहें वो क्या है, एक शरीर की आंख है।
सुहत्र राज्य, है ना। वो क्या है, प्रदेश मतलब कान, कोश मतलब खजाना, खजाना क्या है, मुख, बल मन है और दुर्ग हाथ है और राष्ट्र पैर है, मतलब शरीर के अंगों की तुलना इन्होंने इससे की है। तो ये चीज थोड़ी नोट कर लें आप, अलग लिखना चाहे तो। बाकी वो के वही पॉइंट है सभी, अपन वापस इन पे चर्चा नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको वापस बता दिया, एक बार रिपीट कर रहा हूं। स्वामी, स्वामी का मतलब मनु ने क्या बताया, स्वामी शब्द की जगह क्या लिया है, क्या शब्द लिया है, स्वामी की जगह राजा, क्या लिया है, राजा मनु ने, ठीक है, मैं उसको लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अमात्य। अमात्य को मनु ने क्या बताया, अमात्य, अमात्य को क्या क्या, मंत्री, क्या बताया मंत्री, मनु ने क्या नाम दिया, मंत्री, और कौटिल्य ने क्या नाम बताया, अमात्य। बाकी वो का वही काम है, सेम। तीसरा अपन चलते हैं जनपद। जनपद को क्या दिया, राज्य या प्रदेश, क्या नाम दिया, राज्य या प्रदेश। ये ध्यान रखें इन चीजों का, बाकी सेम पॉइंट है, अपन रिपीट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट आगे स्लाइड की ओर। अब जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है उसमें चौथा बिंदु है दुर्ग। कौन सा बिंदु है, दुर्ग। ये दुर्ग, दुर्ग को उसने क्या बताया, पुर, किला, परकोटा, क्या बताया मनु ने, वापस नोट कर लें आप लोग, कुर, पुर, किला और परकोटा सेम वर्ड है। उसका दुर्ग का मतलब भी यही होता है, इंग्लिश में बोले तो फोर्ट, है ना। तो चौथा जो दुर्ग हो गया। अब इनमें जो चीज नई चीजें नोट करने वाली, उसे आप नोट कर ले कि किले के प्रकार क्या क्या बताए, कि दुर्ग कैसे होते हैं, या जो दुर्गों के जो प्रकार बताए कौटिल्य, क्या क्या प्रकार बताए, उसे आप जो रेक्टेंगल में जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ उसे नोट कर लें कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौटिल्य दुर्गों की संख्या कितनी बताई है, कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार, उसे नोट कर लें। जो मैंने आपको पूर्व बता रखा है कौन कौन से दुर्ग, औदिक, ठीक है, दूसरा पार्वत, तीसरा दानवन, है ना। तो ये, और चौथा वन दुर्ग, ठीक है। वापस इनको मैं रिपीट कर रहा हूँ, औदिक दुर्ग, दूसरा पार्वत दुर्ग, तीसरा वन दुर्ग और चौथा दानवन दुर्ग। ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं, और इसे आप अपनी नोटबुक नोट कर लें। और उनमें क्या क्या होता है ये चीज़ मैं आपको थोड़ा डिक्लेयर, थोड़ा विस्तृत बता देता हूँ कि दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। जो चारों ओर पानी से घिरा हो, जो दुर्ग चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे किस दुर्ग के नाम से जानेंगे, किस नाम से जानेंगे, औदिक दुर्ग। किस नाम से जानेंगे, औदिक दुर्ग। जो पर्वतों के बीच में हो, जो दुर्ग पर्वतों के बीच में हो, जो किला या जो परकोटा किसके बीच हो, पर्वत मतलब पहाड़ों के बीच में हो, उसे किस नाम से जानेंगे, पार्वत दुर्ग, ठीक है। और जो वनों के बीच में दुर्ग हो, उसे किस नाम से जानेंगे, वन दुर्ग। जिसके चारों ओर वन हो, उस दुर्ग को किस नाम से जानेंगे, वन दुर्ग। और जो धानवन दुर्ग का अर्थ है जो निर्जन मरु प्रदेश मतलब रेगिस्तान में जो वन बनाया गया है, उसे किस नाम से जानेंगे, दानवन दुर्ग। तो ये चीज नोट कर ले आप, थोड़ा सा एक चेंजेस है। तो दुर्ग के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। कौटिल्य द्वारा ने दुर्ग के कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। औदिक दुर्ग जो पानी से घिरा हो, पर्वतों के बीच जो दुर्ग है उसे पार्वत दुर्ग, जो रेगिस्तान में दुर्ग है उसे धानवन दुर्ग, और जो वनों के बीच है उसे वन दुर्ग, ठीक है, ध्यान करना। नेक्स्ट कोश, मनु ने भी उसे कोश ही कहा है, ठीक है ना, सेम। नेक्स्ट 5वां पॉइंट कोश। और 6ठा दंड अथवा सेना। तो दंड का अर्थ अपने मनु के बीच में क्या पड़ा, दंड का अर्थ सेना, या उसने दंड का अर्थ क्या बताया, युद्ध, है ना, उसे नोट करना। बाकी सेम का सेम वो है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है मित्र। क्या है, मित्र। मित्र के बारे में कौटिल्य क्या कह रहा है, कौटिल्य के अनुसार मित्र भी एक राज्य का आवश्यक अंग है। उसके अनुसार मित्र आनुवंशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। वे ऐसा हो जब भी सहायता की आवश्यकता पड़े, सहायता के लिए आए, तथा जिससे संबंध विच्छेद होने की संभावना ना हो। मित्र ऐसा ही हो, है ना। तो मित्र जो सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य ने और मनु ने सेम बताए, और जो अलग चीज बताई है मैंने आपको नोट करवा दिए, और उसे अपनी नोटबुक में थोड़ा सा चेंज करके लिख लें, है ना। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्वामी को
कौटिल्य ने स्वामी राजा बताया, इसने क्या कहा? स्वामी। स्वामी को क्या कहा? राजा। मनु ने क्या बताया? राजा। कौटिल्य ने क्या कहा? स्वामी, है ना। अमात्य किसने बताया? कौटिल्य ने। मनु ने क्या बताया? मंत्री। ठीक है, इसने पुर कहा, कौटिल्य ने क्या कहा? दुर्ग। पुर को क्या कहा? दुर्ग, है ना। ये चीज ध्यान रखें, दो तीन नामों में फर्क है, बाकी वही चीजें है ना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। हमने कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत है उनकी चर्चा की। अब हम अगले बिंदु में जा रहे हैं, जिसमें राजा। अपन ने मनु में भी राजा पढ़े, राजा के आवश्यक कर्तव्य, राजा के कार्य, ये सब चीजें देखी हैं। ठीक है, तो वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। राज्य के सप्त अंगों में कौटिल्य राजा को ही सर्वोच्च स्थान व प्रधान अंग मानता है, जैसा कि मनु भी यही मानता है। वे राजतंत्रीय शासन को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। उसके अनुसार शासन की सफलता राजा की शक्ति और योग्यता पर निर्भर करती है। ये चीजें सब मनु ने कही हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो इन कोटेशन को लिख सकते हैं, जो मैं आपको टेक्निकल मार्क में नोट करने का चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, इन कोटेशन को आप याद कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि कौटिल्य की प्रणाली में राजा शासन की धुरी है। वे शासन को संचालन के में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा शासन की गति प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे राज्य के बारे में हमने विस्तृत रूप से पिछले टॉपिक में चर्चा कर ली। अब जो रहे अगला बिंदु है राजा के आवश्यक गुण, उन पे थोड़ा वो कोटेशन है उस पर अपन थोड़ा चर्चा कर ले, कि वापस रिपीट करते हुए एक कोटेशन में अच्छी चीजें बताई है कौटिल्य ने, वो है ये वाली कोटेशन पूरी आप लोग एक तरह से लिख लें इनको, इस कोटेशन को पूरी कि राज्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आवश्यक गुणों के बारे में वे कोटेशन से कह रहा है, एक कथन से कह रहा है कि वे ऊंचे कुल का हो, राजा कैसा हो? उच्च कुल का हो, उसमें देवी बुद्धि और शक्ति हो, वे वृद्ध जनों की बात सुनने वाला हो। वृद्ध जन मतलब जो वृद्ध लोग हैं, वृद्धावस्था में बूढ़े लोग हैं, वो उनकी बात सुनने वाला हो। धार्मिक होना चाहिए, सत्य भाषण करने वाला हो, जो सच बोलने वाला हो। परस्पर विरोधी बातें ना करें, मतलब जो विरोधी शत्रुता पूर्ण की बात करने वाला ना हो। वे कृतज्ञ हो, मतलब जो एहसान फरोमोश ना हो, वे एहसान मानने वाला हो अपने मित्र राष्ट्रों का। उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा हो। उसका लक्ष्य कैसा हो? उसका उद्देश्य क्या हो? प्रजा कल्याण और उसके ऊंचे लक्ष्य हो। उसमें उत्साह अधिक हो, उसमें उत्साह, वो राजा कैसा होना चाहिए? उत्साहवान होना चाहिए। सामंत राजाओं को अपने वश में करने में समर्थ हो, उसकी वृद्धि हो, उसकी छोटी परिषद ने हो। छोटी परिषद मतलब उसका मंत्रिमंडल विस्तारित या बड़ा हो, और नियंत्रण का पालन करने वाला हो। इस तरह से कौटिल्य ने जो राजा के आवश्यक गुण बताए, मनु ने भी यही बताए हैं। ठीक है, तो उन्हें आप वापस एक बार रिपीट कर लें। राजा को गुणों में समर शक्ति, बुद्धि और बल में बल की उसमें अतिशयंत होनी चाहिए। मतलब राजा के अंदर बुद्धि, बल और समर शक्ति ज्यादा वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। वे अत्यंत उग्र और अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाला हो। अत्यंत उग्र नहीं होना चाहिए और अपने आप पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए। सब शिल्पों में निपुण, मतलब उसमें सभी तरह की कारीगरी, शिल्पी मतलब क्रिएटिविटी, है ना, वो करने वाला हो। सब दोषों से रहित और दूरदर्शी होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए राजा, और दूरदर्शी होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और चपलता आदि पर उसे नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। मतलब जो राजा के यही गुण है, आप नोट कर ले। बाबा में ये चीजें मैंने पहले जो अध्याय है उसमें बहुत विस्तृत रूप से आपको समझा दी है। अब नेक्स्ट जो बिंदु है राजा के कर्तव्य, ये भी हमने मनु के टॉपिक में पढ़े हैं। हम शॉर्ट रूप में कौटिल्य के जो कर्तव्य, राजा के कर्तव्य जो बताए, उसको शॉर्ट रूप में हम लेके चल रहे हैं फटाफट, है ना। राजा के कर्तव्य को वर्णन करते हुए कौटिल्य ने लिखा है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। जैसे पहली कोटेशन आई थी शुरू में, है ना, जो अपने कौटिल्य का जो चैप्टर शुरू किया, उसमें ये चीजें थी कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है, और प्रजा के लिए राजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है, प्रजा के सुख में उसका सुख है। ये कोटेशन सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी। और जो राजा का कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य नोट कर लें आप लोग इन्हें, कि वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। क्या है राजा का कर्तव्य? वर्णाश्रम
धर्म को बनाए रखना। वर्ण व्यवस्था अपने पढ़ी थी, तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ये जो चारों चीज वर्ण के बारे में पढ़ा था। वर्ण क्या क्या है, चार तरह के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उन चारों के अलग अलग कर्तव्य थे। तो क्या है, राजा क्या वो कर्तव्य है कि वो वर्णाश्रम धर्म या वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखे। नेक्स्ट जो दूसरा बिंदु है राजा के कर्तव्य में, दंड की व्यवस्था करना, मतलब जो व्यक्ति अपराधी है, ठीक है, जिन्होंने कोई अपराध किया है उसे दंड मिलना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है। नेक्स्ट पॉइंट, राजा के कर्तव्य में ये तीनों पॉइंट लिख दे। तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट जो है आय व्यय संबंधी, ठीक है, कि राजा को आय व्यय संबंध का, आय व्यय का पूरा हिसाब और प्रबंध रखना चाहिए। उसे ये कार्य समाहर्ता द्वारा करना चाहिए, मतलब समाहर्ता मतलब अपने साथियों के द्वारा मिलकर करवाना चाहिए। आय व्यय संबंधी कार्य भी राजा का कर्तव्य बनता है। और दूसरा नेक्स्ट जो चौथा कार्य है नियुक्ति संबंधी, राजा को, राजा, अमात्य, सेनापति और प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति करता है और सभी कर्मचारियों कार्यों का निरीक्षण करता है। ये कार्य, ये किसका दायित्व है, ये किसका कर्तव्य है, राजा का। नेक्स्ट जो पांचवा बिंदु है लोकहित और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य, कौन सा कार्य है, लोकहित और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य। तो राजा का प्रमुख दायित्व है, प्रमुख कर्तव्य क्या है, राजा का प्रमुख दायित्व और राजा का प्रमुख कर्तव्य है प्रजा रंजन और प्रजा रक्षण, ठीक है ना, प्रजा रक्षण या जन कल्याण। नेक्स्ट जो अगला छठा बिंदु है वो है युद्ध करना। क्या है, युद्ध करना, राजा का छठा कर्तव्य या छठा दायित्व। कि यदि, जैसा कि मनु ने भी कहा है कि राजा को जब आवश्यक लगे कि युद्ध करना जरूरी है तो युद्ध करना चाहिए, लेकिन युद्ध के साथ होना चाहिए धर्मानुकूल। तो युद्ध करना, वैसे युद्ध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन युद्ध से क्या होता है, दोनों पक्षों का नाश होता है, दोनों पक्षों में अर्थ हानि, धन हानि और जनहानि, ठीक है, जनहानि भी होती है, लोग बढ़ते दोनों तरफ, और जनहानि, अर्थ हानि मतलब पैसे, रुपये पैसा भी होता है ना। तो तीनों जो नुकसान है दोनों तरफ होता है। तो राजा को युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी परिस्थिति में अगर युद्ध आवश्यक हो तो युद्ध होना करना चाहिए। तो युद्ध कैसा हो, धर्मानुकूल हो, है ना। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अमात्य या मंत्री परिषद। जैसा मैंने आपको बता दिया कि मनु ने मंत्री परिषद नाम दिया है, मंत्री दिया है, तो उसने, कौटिल्य ने क्या कहा, अमात्य। अमात्य कहें चाहे मंत्री परिषद कहें, एक ही बात है, नोट कर लें आप लोग इसे, है ना। अमात्य कहे चाहे मंत्री परिषद कहे, मंत्री परिषद के बारे में मनु ने कितनी संख्या बताई, 7 से 8 होनी चाहिए। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 7 या 8, जो कि सर्व जो व्यक्ति उस जिस कार्य में निपुण हो, जिस कार्य करने का ज्ञान रखता हो, निपुण हो, उसे वही उसी जगह उसी तरह का उसे मंत्री बनाया जाना चाहिए। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति है, शिक्षित है ना, और उच्च शास्त्रों ज्ञाता है, तो उसे कैसा मंत्री बनाना चाहिए, शिक्षा मंत्री, है ना। जो खनन में रखता है, खनन मंत्री, खनिज मंत्री, ठीक है। तो अलग तरह के जो व्यक्ति जिसमें ज्ञान रखता है उसे उसी तरह का मंत्री बनाया जाना चाहिए। और यहाँ तक कौटिल्य कह रहा है कि समस्त कार्यों का प्रारंभ सद मंत्रणा कर लेने के उपरांत ही होना चाहिए। कौटिल्य ने यह कहा कि जो मंत्री परिषद के द्वारा ही निर्णय लेने के बाद जो राजा के पास सलाह दी जाती है, राजा को मंत्री परिषद जो सलाह दी जाती है, उनको ध्यान में रखते हुए राजा को निर्णय लेना चाहिए। और ये की चीजें जो मैं आपको अंडरलाइन में बता रहा हूं इस रेक्टेकल में, ये चीजें सभी चीजें मनु ने भी कही है। क्या चीजें, ध्यान करें आप, ये जो मैंने आप रेक्टेंगल बनाए, आयत बनाए हैं, उसमें जो नोट्स हैं उसे पढ़ें आप, बिल्कुल वो की वही चीजें मनु ने बताई, वो ही कौटिल्य ने बताई हैं। कि मंत्र गोपन मतलब गोपनीयता, मनु ने इसकी क्या नाम दिया इसे, गोपनीयता, कि अपनी बात को कोई ना सुन सके। राजा की मंत्रणा है, जो राजा की गोपनीयता है, गुप्त बातें हैं, वो किसी तरह कोई और के पास में नहीं सुननी चाहिए। क्या कहा है कौटिल्य ने, राजा को ये चीजें, है ना, राजा को मंत्र का गोपन अवश्य अथवा प्रकाशन करना चाहिए। मंत्रणा को गुप्त रखने के लिए मंत्रणा स्थान इतना एकांत या और सुरक्षित रखना चाहिए कि वहाँ की बातचीत कोई ना सुन सके।
आदमी तो दूर की बात, पक्षी भी वहां फटक न सके। मंत्र गुप्ती हेतु वे सुझाव देता है मंत्रणा अधिक लंबी ना हो, ऐसे व्यक्ति के साथ मंत्रणा नहीं की जाए जिनका राजा अपकार कर चुका है, अपकार मतलब बुरा, अथवा जिनके इस मंत्रणा के संबंध हो, उस अनुसार उनके अनुसार मंत्री अधिकारियों को मद, एस, सावधानी, सोते सोते बड़बड़ाना, काम तृप्ति आदि दुर्गुणों से बचाया जा सकता है। तो ये सब चीजें किसने बताई? मनु ने भी बताई, हम ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। जिस तरह मनु ने मंत्रियों की संख्या कितनी बताई थी? 7 या 8, लेकिन कौटिल्य ने क्या कहा कि मंत्रियों की संख्या समय देश काल परिस्थिति के अनुसार निश्चित करनी चाहिए, उसकी संख्या कभी ज्यादा भी हो सकती है और कभी कम भी हो सकती है। तो अमूमन कौटिल्य ने मंत्रियों की जो संख्या बताई वो कितनी बताई है? 3 या 4, है ना, उसे नोट करें आप लोग कि कौटिल्य ने कितनी बताई है? 3 या 4, जबकि मनु ने 7 या 8 बताई थी, है ना। और कौटिल्य ने कहा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ये संख्या बदल भी सकती है। मंत्री, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, मंत्रिपरिषद द्वारा राजा पर नियंत्रण। हम इतना फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमने इस चैप्टर को बहुत लंबे से, मतलब 10 या 12 जो लेक्चर थे अपने, हमने मनु के अंदर ले ली कि चीजें शुक्र में भी आने वाली है, ठीक है। तो वहां भी हम फटाफट चलेंगे क्योंकि मनु कौटिल्य शुक्र में बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है, तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद द्वारा राजा पर नियंत्रण। राजा और मंत्रिपरिषद के पारस्परिक संबंध के विषय में उनका विचार है कि राजा सामान्यतः मंत्रिपरिषद के बहुमत आधार पर कार्य करें, किंतु मंत्रिपरिषद की मंत्रणा कार्य सिद्धि कर प्रतीत न होने पर राजा अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। किंतु इस संबंध में कौटिल्य इस बात को नहीं भूला कि एक दुराचारी, भोगविलास में लिप्त, अयोग्य और अति धार्मिकता के कारण राज्य के हितों की चिंता नहीं करने वाला राजा पर मंत्रिपरिषद की नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अगर कोई राजा क्या हो, भोगविलासी, दुराचारी, ठीक, अयोग्य हो और अति धार्मिक बन जाए, तो उस पर किस प्रकार नियंत्रण होना चाहिए? मंत्रिपरिषद का नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो राजा तानाशाही बनकर राज्य का विनाश कर देगा, ठीक है ना। आगे कौटिल्य अपने कथन में कह रहा है, ठीक है, ये चीज कौटिल्य का कथन है कि यदि राजा ऐसे कार्यों में लग जाए जो प्रजा के लिए हितकर हो, तो मंत्रियों को यह अधिकार अवश्य है कि वे उनके विरुद्ध उठ खड़े हो। कौटिल्य ने राजा को ऐसी परिस्थितियों से सदैव बचने की सलाह दी है जिसके कारण मंत्री, प्रजा और सैनिक विद्रोह ना कर दे। तो कौटिल्य ने, अगर राजा ऐसे काम में लग जाए कि जो प्रजा के लिए हित करो, तो उस पर मंत्रिपरिषद राजा पर अंकुश लगाया जा सकता है और राजा को हमेशा इन परिस्थितियों से बचना चाहिए जिसके कारण मंत्री, प्रजा और सैनिक उसका विद्रोह ना कर दे। अगर इनके द्वारा विद्रोह हो जाता है तो राज्य का विनाश निश्चित संभव है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कौटिल्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था, उसका हम अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे।